नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो आई होप आप सब मस्त होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही है। मेरा नाम महेश शर्मा और अपन कर रहे हैं पिछले 11 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यू, जिसमें अपना आज लास्ट चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। बाकी अपन सब चैप्टर्स के पीवाईक्यूज कर लिए। अगर आप वो नहीं देखे तो उनको आप जाके देख सकते हो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए था, पर पीडीएफ 11 रुपये पे करने होंगे। चलिए शुरू करते हैं। 2023 में चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स से क्या पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछा है, द पाथ डिफरेंस इक्विवेलेंट टू 4 पाई फेज डिफरेंस इज, यानी आपको फेज डिफरेंस देके क्या पूछ रहा है, पाथ डिफरेंस आपसे पूछ रहा है। तो फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो डेल्टा फाइव इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा डेल्टा एक्स, या डेल्टा फाइव होता है फेज डिफरेंस और डेल्टा एक्स होता है पाथ डिफरेंस। तो यहाँ से आप लिख सकते हो डेल्टा इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पॉइंट डेल्टा फाइव लिख दो। डेल्टा फाइव यहाँ गिवन है कितना 4 पाई, यहाँ 4 पाई पुट किया, सोल्व करता है 2 लेमडा। इसका आंसर क्या, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2 लेमडा इसका आंसर रहेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रेनेल डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बाई लेमडा। हालांकि आउट ऑफ सिलेबस, अब अपने सिलेबस के अंदर ये अब नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं सीधा फॉर्मूला अब याद हो गया, स्क्वायर बाई लेमडा, जहाँ लेमडा वेवलेंथ, बाकी यहाँ ए क्या है, ये सारी बातें यहाँ लिख रखी है आपको। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न ड्रॉ ए नेसेसरी डायग्राम ऑफ YDAC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। हालांकि फ्रिंज विड्थ जो डेरिवेशन है वो सिलेबस में नहीं दे रखा, लेकिन अपने को पूरा पढ़ना पड़ेगा। फ्रिंज विड्थ के लिए लास्ट में 2 लाइन बचती है, तो मैंने यहाँ पूरा करवा दिया है। ठीक है, तो देखिए आप, मैंने न्यू एनसीईआरटी में फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन हटा रखा है वैसे। तो देखिए यहाँ पे, तो ये YDAC में क्या होता है, अपन एक स्लिट लेंगे, क्या लेंगे, इसके आगे एक स्क्रीन और लेंगे, उसमें 2 सीट होती है, इसके सामने की थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, लेकिन दोनों इससे इक्वल डिस्टेंस पे रहेगी। और आगे स्क्रीन होती है, इस स्क्रीन पर क्या मिलता है, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये सेंटर फिट क्या होगा, ब्राइट बनेगी। ठीक है, यहाँ पे होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और बाकी फिर यहाँ पे देखो ये ब्राइट फिर डार्क है। देखो यहाँ दिखा, डार्क दिखा रखी है, मतलब डार्क इसके बाद में अल्टरनेट ऑर्डर के अंदर ये सेंटर ब्राइट, फिर ये डार्क, फिर ये फर्स्ट डार्क, फिर ये ब्राइट, ऐसे चलता रहेगा। मतलब डार्क ब्राइट डार्क चलता रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे दिखा रहा क्या, मतलब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बता, तो ये अब डायग्राम आपका ये तो गया डायग्राम। ठीक है, उसके बाद क्या किया मैंने, ये डायग्राम वापस ड्रॉ कर लिया डेरिवेशन के लिए। एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन YDAC, तो वो स्क्रीन ले ली, ये ले लिया। अब यहाँ मैं क्या मान रहा हूँ कि पॉइंट P मान लिया अपन ने। अब पॉइंट P के ऊपर ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज, इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो S1 और S2 जो वेव्स चल रही है उनके बीच पाथ डिफरेंस क्या है। तो अपन क्या करेंगे, S1 और S2 से, एक मिनट, अपन S1 और S2 चलने वाली वेव्स के बीच अपन निकालेंगे, पाथ डिफरेंस निकालेंगे। तो इसके लिए क्या किया, देखो मैंने ये वाला थोड़ा सा बताता हूँ आपको। ये एंगल अज्यूम कर रखा है थीटा, तो ये भी कितना आ गया थीटा। तो ये जो एंगल है ना, ये भी कितना अज्यूम कर रखा है, थीटा अज्यूम कर रखा है। तो डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से जो पाथ डिफरेंस क्या होगा, मैंने यहाँ से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस हो गई स्मॉल डी हो जाएगी, स्मॉल डी होगा डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स हो जाएगा, और कैपिटल डी क्या होगा, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस रहेगा। और मुझे पी का डिस्टेंस मैंने कितना जूम कर लिया, वाई जूम कर लिया। ठीक है, साइड में डायग्राम क्या बताओ, ये डायग्राम बता रहा है इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब देखो ब्राइट फ्रिंज जहां बनती है वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। उसके बाद जहां पे डार्क वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो। तो ये ग्राफ बता रहा है किसका, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन YDAC या इंटरफेरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ये सारी बात लिखी थी, यहाँ पे लाइट आ रही है, इसको फिर डिवाइड हो गया। थ्योरी आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगी, बहुत बहुत आसान है। तो अपन निकाले पाथ डिफरेंस साइन थीटा डेल्टा एक्स बाई डी। कैसे, साइन थीटा देखो कैसे निकाला, ये वाला एंगल लिया थीटा ये, तो ये क्या होगा, क्या होता है साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या होगा डी बाई डेल्टा एक्स बाई डी। तो यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू, डेल्टा एक्स बता रहे हैं पाथ डिफरेंस को, तो ये आ गया। उसके बाद देखो एंगल बहुत छोटा होता है, तो अपन ऐसा अज्यूम करेंगे एंगल बहुत छोटा है, तो साइन को अपन लिखेंगे टेन थीटा। तो डेल्टा एक्स डी टेन थीटा, अब टेन होता है वाई बाई डी। अब वाई कैसे निकाल, देखो कि एक थोड़ा सा, एक मिनट, ये कैसे निकाला अपन ने, आप ऊपर जाओगे डायग्राम के अंदर, तो ये थीटा लिया अपन ने, ये वाला ये थीटा, तो वाई बाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये वाई बाई डी आ गया आपका टेन थीटा। तो यहाँ पे टेन लिख दिया। अब टेन यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू वाई डी, डी वाई नहीं है, मतलब डिफरेंस समझो कि वाई डी, वाई किसकी, वो डिस्टेंस है पी की, ओ से सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से, स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, और कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। तो यहाँ से डेल्टा एक्स आ गया वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। बस इसकी कहानी आगे आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है, अपन बात करें ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको याद होना चाहिए, जो
पाथ डिफरेंस होता है वो एन लेमडा होता है। क्या होता है यहाँ पे एन लेमडा, वेर एन क्या होगा 1 2 0 1 2 3, जीरो भी होता है सेंट्रल राइट फ्रिंज के लिए, पाथ डिफरेंस जीरो होता है, तो 0 1 2 3, तो यहाँ से वाई मिल गया। तो ये लिखा है पोजिशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा एक्स वाई बाई डी जो आ रहा है इसको किसके इक्वल पुट करना है आपको, एन लेमडा के इक्वल पुट करना है, इक्वल्स टू एन लेमडा करना है। तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लो, इसको सोल्व करके वाई निकालो तो क्या आएगा, देखिए वाई आपको यहाँ से मिलेगा एन लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी आ गया। अब ये किसके लिए वाई, फॉर ब्राइट फ्रिंज, तो मैं इसको लिख दिया वाई फॉर एनथ ब्राइट। जैसे वाई फर्स्ट ब्राइट का क्या होगा, वाई सेकंड का क्या होगा, तो एन के वैल्यू फर्स्ट पुट करोगे तो वाई फर्स्ट ब्राइट मिल जाएगा। बाकी लेमडा ये आपको एक सवाल में दिया भी होता है या पता होता है भाई, आप जो भी भाई एक्सपेरिमेंट लाइट के लिए कर रहे हैं तो लाइट की वेवलेंथ वगैरह अपने पता रहती है, कैपिटल डी स्मॉल डी दिया होता तो ये मतलब फिक्स है। तो यहाँ से वाई फॉर एनथ ब्राइट, यहाँ से न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो वाई इस फॉर्मूले से वाई फॉर एनथ ब्राइट क्या होता है, एन लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी वेयर एन इज 0 1 2 3। अब मैं बात करूं एन को वैल्यू में, अगर मान लो अपन एन की वैल्यू जीरो जीरो पुट करें तो क्या मिलेगा, वाई की वैल्यू जीरो मिलेगी, तो वो क्या होगा सेंटर ब्राइट को डिनोट करेगा। ऐसे एन की वैल्यू 1 पुट करो तो क्या होगा फर्स्ट ब्राइट, ऐसे 2 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ये आगे डैश डैश यही बात यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो याद क्या करना है कि ब्राइट फ्रिंज मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस एन लेमडा होता है और फेज डिफरेंस 2 एन पाई होता है, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है क्लियर। ये तो किसकी बात हुई, सी आई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। आगे बात करते हैं डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस मतलब फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करनी है 2n - 1 लैम्डा बाई 2, और यहाँ n शुरू करना है 1 से शुरू करना है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, इसको जब सोल्व कर दो y आपको मिल जाएगा। तो ये y फॉर nth डार्क का फॉर्मूला भी अब याद रखिए, क्या आएगा 2n - 1 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2 स्मॉल डी। अब आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिल, क्या फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए y समझ आ रहा है, y क्या है, y है सेंट्रल फ्रिंज से जो p का डिस्टेंस है वो, तो कितना रहेगा लेमडा डी कैपिटल डी अपॉन 2 स्मॉल डी। y फॉर सेकंड डार्क क्या आएगा 3 लेमडा कैपिटल डी बाई 2 स्मॉल डी। आप ये भी याद रखिए इनसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आए हुए हैं, आप 2015 का न्यूमेरिकल देखना, 14 का ऐसा वहां एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ सकता है फॉर्मूला बेस। चलिए हो गया लेमडा वेवलेंथ वगैरह वो बताई दी। अब बात करते हैं, देखो इतना तो न्यू एनसीईआरटी में गिवन है। अब ये फ्रिंज विड्थ है ना, आप न्यू एनसीईआरटी खोलना उसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, तो मैंने इसको करवा ही दिया आपको यहाँ पे। तो फ्रिंज विड्थ क्या देखिए, फ्रिंज विड्थ होता है कि दो आपको डिस्टेंस निकालनी, या तो आप दो डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, या फिर आप दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, वही फ्रिंज विड्थ है, ठीक। कोई भी कॉन्जिक्यूटिव, कोई जो सीरियल से जो आ रही है उनके बीच का, ठीक है। तो ये फ्रिंज विड्थ तो क्या लिखा है, इट इज द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव या कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, बस इतना ही। देखिए आए कैसा, अब ये दोनों के दोनों के लिए इक्वल भी रहेगी, चाहे ब्राइट फ्रिंज हो चाहे डार्क फ्रिंज हो, दोनों की फ्रिंज विड्थ इक्वल होती है इंटरफेरेंस के अंदर। देखो यहाँ पे विड्थ और पे ब्राइट फ्रिंज, तो सेपरेशन बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज, तो मैंने यहाँ पे एन की टर्म्स में ना लिखे, जैसे सेकंड ब्राइट माइनस फर्स्ट ब्राइट, या आप चाहो तो जैसे यहाँ y4 ब्राइट माइनस y थर्ड ब्राइट, या y10 ब्राइट माइनस y9 ब्राइट, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव दो के बीच का डिस्टेंस आपको सेपरेशन निकालना है, तो मैंने सिंपल निकाल दिया y4 सेकंड ब्राइट माइनस y4 फर्स्ट ब्राइट का जो डिफरेंस है वही होगा फ्रिंज विड्थ। तो अपन जानते हैं सेकंड ब्राइट का y ये होता है, फर्स्ट का y ये होता है, सोल्व करो तो आपको ये मिलेगा लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये हो गया फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन। अब यहीं तक आपको इसमें, तो इस सवाल के अकॉर्डिंग आपको यहीं तक करना था। मैंने आगे ये प्रूव कर दिया कि दोनों की इक्वल होती है, चाहे डार्क हो चाहे ब्राइट, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आंसर यहाँ तक खत्म हो गया, उन्होंने ब्राइट फ्रिंज की पूछी क्वेश्चन के अंदर। अब डार्क की बात को जाकर क्या होगा, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंजेस, तो सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, तो y4 सेकंड डार्क माइनस y4 फर्स्ट डार्क का डिफरेंस निकाल दो, आपको ये मिलेगा। तो देखो ये कितना मिल रहा है, सेम मिल रहा है, दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो ये बात आपने नीचे लिखी हुई है, हेंस बोथ द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ। क्लियर, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। फ्रिंज विड्थ अगर एग्जाम में आता तो आप आराम से इजीली कर सकते हो। आगे बात करते हैं 2022 में ये चैप्टर सिलेबस में नहीं था, कोरोना की वजह से इसको सिलेबस से हटा रखा, तब यहाँ से कोई क्वेश्चन आया हुआ नहीं है 22 के अंदर। 21 की बात करें तो चलिए आ जाते हैं, बोर्ड एग्जाम 2021 के अंदर क्या पूछा है, वॉट और करेंट सोर्सेज। तो करेंट सोर्स क्या होता है, ऐसे सोर्सेज लाइट के दो जिनके बीच या तो कोई फेज डिफरेंस हो ही ना, जीरो, या अगर कोई फेज डिफरेंस है भी तो वो टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए, टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, बस यही डेफिनेशन है करेंट सोर्सेज की। यहाँ लिखी हुई है
टू सोर्सेज ऑफ लाइट विच कॉन्टिन्यूसली इमिट लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ विद ए फ्रीक्वेंसी भी सेम हो तभी कोहेरेंट सोर्स बन पाएगी। फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होनी चाहिए, ठीक है, विद ए जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन देम आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। अब यहीं से आपसे कोई पूछ ले इनकोहेरेंट सोर्सेज क्या होता है, मैंने साथ में डिफरेंस आपको लिख के दे दी है। बोलो क्लियर? तो आप ये पढ़ लेना। इनके फेज डिफरेंस अगर फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी करेगा तो आपका बन जाएगा इनकोहेरेंट सोर्सेज। चलिए आगे बात करते हैं। वैसे दुनिया कोई भी दो सोर्सेस लाइट के कोहेरेंट नहीं होते हैं। अपन वाईडीएस में एक ही सोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा, देखना स्लिट एस और एस1 और एस2। आगे यहां से पूछा न्यूमेरिकल, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, if ratio of the amplitudes of the two light waves is 4:3, यानी आपको amplitudes का रेशियो गिवन है। इन इंटरफेरेंस देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटीज, यानी आपको मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो फाइंड आउट करना है, बताना है। तो देखो क्या गिवन है आपको, A1 is to A2 4:3, यानी A1 by A2 और 4/3 गिवन है। हाँ इसकी जरूरत वैसे नहीं पड़ने वाली। अब पता होना जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां से आपको मैक्सिमम और मिनिमम, तो आपको एमएक्स अपॉन ए मिनिमम निकालना है। अब जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है वो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसका फॉर्मूला होता है A1 + A2 और मिनिमम होता है A1 - A2। तो मैंने क्या किया, देखो A1 की वैल्यू 4 ले ली और A2 की वैल्यू 3 ले ली, सीधा आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ से वो A2 कॉमन लेके फिर A1 by A2 बना करोगे तो वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं सीधा देखो A1 4 और A2 3 रख दिया, तो 4 + 3 4 - 3 स्क्वायर करो, 7 स्क्वायर 7/1 का स्क्वायर तो 49/1, तो 49:1। सिंपल सा फॉर्मूला, बेस्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा हुआ था। क्लियर है? आगे आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, राइट एनी टू नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ सकता है। मतलब नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, तो फर्स्ट कंडीशन देखो क्या होना चाहिए बच्चों, दोनों वेव एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करनी चाहिए, दोनों सोर्सेज कोहेरेंट होने चाहिए, और कोहेरेंट और उसमें एक और आप ठीक है एक और लिख लीजिए कोई सा, इसमें मैं भूल गया थोड़ा सा। तो फर्स्ट, द इंटरफेरिंग वेव मस्ट ट्रेवल नियरली अलोंग द सेम डायरेक्शन, The two sources should be continuously emit waves of, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और दोनों सोर्सेज क्या होने चाहिए, लाइट के कोहेरेंट होने चाहिए। These two sources of light should be coherent। ठीक है क्लियर? इसमें क्वेश्चन अटैच और है, देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा। आई क्या बोला, ऑब्टेन दी फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको हम शॉर्ट में वाईडीएस ही बोलते हैं। ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम, तो अपने ऑलरेडी अभी ऊपर ही किया है, तो ठीक है। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, अब ये तो बोला नहीं ब्राइट के लिए डार्क के लिए, तो कोई सा भी निकाल दो, फ्रिंज विड्थ बोल दिया, जिससे आपकी मर्जी उससे निकाल दो। तो ये अपने ऊपर डार्क ब्राइट के लिए कर रखा है, डार्क के लिए भी कर रखा है वैसे तो अपन। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, बोलो क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आपको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन बतानी है। इसके साथ में क्या बोला हुआ है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी, डो नेसेसरी रे डायग्राम। इन्हें आपको क्या करना है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करना है बाय यूजिंग हाइगेंस वेव थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, तो चॉइस में भी आ सकता है, आगे भी आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ढंग से करके जाना है। ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से करके जाना है, इसको अच्छी तरह से करके ही जाना है इस बार के लिए। आगे के लिए भी जब भी आप पीवाई कुछ करते हो, ये तो पीवाई के चेंज होने वाले नहीं, तो सेम रहेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन, तो ये रहा, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ स्मॉल ऑब्स्ट्रक्शन और एपर्चर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस स्प्रेडिंग इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। आप डेफिनेशन को याद कर लेना। सेकंड अपन प्रूव करने वाले हाइगेंस थ्योरी, हाइगेंस वेव थ्योरी को काम में लेके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और डायग्राम समझ लो, यहाँ पे अपने क्या जूम किया है, देखो मान लीजिए ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये बना दी वेव्स, और वेव क्या होती है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, आपको बात पता होनी चाहिए। अब देखिए इसका क्या हो गया, इस वेव फ्रंट का ए पार्ट यहाँ पहुंच गया, लेकिन जो बी पार्ट अभी क्या है, जिस मीडियम से आपका ये आ रहा है, ऊपर रेयर मान रखा अपन ने, यहाँ वेलोसिटी v1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 अज्यूम कर रखा है, नीचे वेलोसिटी डेंसर मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 अज्यूम कर रखा है और वेलोसिटी v2। और आपको पता होगा कि n2 का मान n1 से ज्यादा होगा, तो यहाँ वेलोसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। डेंसर मीडियम वेलोसिटी स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड क्या होती है, कम होती है इन कंपेरिजन टू रेयर मीडियम। तो ये सारी बातें लिखवा रखी है। अब देखो होगा क्या, ये जो ए पार्ट तो आपका डेंसर मीडियम जा रहा है, लेकिन बी पार्ट अभी सी में, तो ये मान लो जितने टाइम बी सी पर आएगा उतने टाइम ए डी पे पहुंच जाएगा।
तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी तो निकालो। देखो स्पीड क्या होता है आपका, स्पीड इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ऐसे क्या आएगा स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ अपने डेंस रेयर मीडियम में स्पीड क्या अज्यूम कर रखी है अपन ने v1 अज्यूम कर रखी है। तो ये कितना हो जाएगा डी, ये v1t हो जाएगा डिस्टेंस मतलब स्पीड इनटू टाइम, और ये v2 इनटू टी हो जाएगा। अब करना है क्या आपको, ये एंगल अपने आई अज्यूम किया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होता है आर। अब देखो ये क्या बन जाएगा आपका रिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट सी डी, तो ये एंगल आर है, बस ये डायग्राम ड्रॉ करना है आपको। उसके बाद आपको देखो यहाँ से निकालना है साइन आई और यहाँ से निकालना साइन आर। क्यों निकालना है भाई, इस आपको रिफ्रैक्शन के लॉज प्रूव करने, तो वहाँ स्नेल्स लॉ क्या होता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n/1। तो यहाँ से आप इस ट्राइंगल ए बी साइन आई की वैल्यू निकाल लो और ट्राइंगल एडी से आप साइन आर की वैल्यू निकाल लो, बस इतना ही काम करना, बाकी इसको डिटेल से एक्सप्लेन और नहीं कर रहा हूँ, जो भी हो रहा है कि क्लियर। अब ये सारी बात लिख ए बी क्या है, सी डी क्या है, एक्स वाई क्या है, आई क्या है, आर क्या है, सारी बातें बताने के बाद ये बी सी की वैल्यू क्या है, बी डी ए डी की वैल्यू क्या है बता दिया यहाँ पे। अब ये ट्राइंगल से आप इस आई निकालो, तो आपको देखो यहाँ से फिर क्या बचेगा, ये बी सी अपॉन ए डी, बी सी और ए डी की वैल्यू पुट करो, तो ये v1t v2t टाइम 1t अज्यूम कर रखा है। तो यहाँ साइन आई बटे साइन आर आपको मिल गया v1, यानी वेलोसिटी के फॉर्म में मिल गया। अब आपको चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो दो क्या होता है v इक्वल सी बाई एन, क्या होता है एन होता है सी बाई वी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यहाँ से वी सी बाई एन, यानी रिफ्रैक्ट वेलोसिटी क्या होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यानी वी यहाँ से क्या हो गया, वी यहाँ से हो गया आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो v1 बाई v2 इक्वल टू n2 बाई n1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पुट कर दिया। अब n2 को मैंने क्या, ये कांस्टेंट, ये आपको ये होगा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या लॉज ऑफ स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्रैक्शन, बोलो क्लियर। उसके बाद सेकंड जो है वो थ्योरेटिकल लॉ है, वो आपको प्रूव करना है। देखिए यहाँ पे कि जो दोनों सेम मतलब तीनों आपका जो इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल आपका सेम प्लेन में लाई करेगा। तो ये आपका थ्योरी वाला थोड़ा सा पढ़ के इसको लिख लेना, क्लियर है। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, इसको आप ढंग से करके ही जाना है इसको अच्छी तरह से। आगे आते हैं अपन 2020 के अंदर क्या बोला है, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस लाइट। बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप ढंग से याद ही कर लीजिए, ये भी याद कर लीजिए। तो दोनों देखो, दोनों डिफरेंस आपको, इंटरफेरेंस क्या होता है कि जो दो वेव मिलेगी उनके सुपरपोजिशन से क्या होता है इंटरफेरेंस, और एक ही वेव फ्रंट के डिवीजन से क्या होता है आपका डिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, उसके आप लेना। और इसमें क्या होता है सभी जो ब्राइट और डार्क फ्रिंज की विड्थ सेम रहेगी, और इसमें क्या होता है इसमें सेंटर ब्राइट की विड्थ ज्यादा होती है बाकी की कम होती है। तो ये आपका हो गया डिफरेंस। ठीक है, आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज वेव फ्रंट। डेफिनेशन याद होनी चाहिए, वेव फ्रंट की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद देखो साथ में एक्सप्लेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स वेव थ्योरी, डो नेसेसरी रे डायग्राम। अभी ऊपर किया था अपन ने, हाइगेन्स प्रिंसिपल से आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करना है, तो ये तो अपना हो गया। और सेकंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट वेव फ्रंट की डेफिनेशन, लोकस ऑफ आर्ट ऑल पार्टिकल व्हिच इज वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ठीक है, तो आप इसको पूरा पढ़ लेना। ए वेव फ्रंट डिफाइंड एज द कंटीन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट एनी इंस्टेंट, किसी दिए गए टाइम के ऊपर। तो ये होगी वेव फ्रंट की डेफिनेशन, को ये आपको याद होनी ही चाहिए, पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। आगे बात करते हैं बोर्ड एग्जाम 2019 में क्या बोला है, 2019 में डिफाइन डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये आपने कर लिया। राइट फॉर्मूला रिलेटेड टू मेलस लॉ, तो ये क्या होता है आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, वेयर आई इज द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिट लाइट, आई नॉट मैक्सिमम इंटेंसिटी, और थीटा एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। ठीक है, एक्सेस उनके बीच में। तो ये हो ही गया। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न इन YDAC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ड्राइव एन एक्सपेरिमेंट फॉर फ्रिंज विड्थ ऑफ ए ब्राइट फ्रिंज। ये अपना ऑलरेडी हो गया, यानी क्वेश्चन रिपीट, ये फ्रिंज विड्थ कई बार रिपीट हो रखा है इसलिए मैंने इसको करवा दिया। आप परेशान नहीं कि बार बार क्वेश्चन आया भी और हटा दिया। तो फ्रिंज विड्थ कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी सब कुछ दे रखा है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला दिया हुआ नहीं है बुक के अंदर, नहीं करके जाना एग्जाम्स के लिए, इसको करके जाना, कोई बड़ी चीज ये नहीं। आगे लेकर नीट और जेईई के सिलेबस में आगे है, ये भी ध्यान रखना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बोला है। 4 क्या है यहाँ से, इन YDAC में शॉर्ट बोलूंगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में शॉर्ट में क्या बोलूंगा YDAC, फ्रिंज विड्थ इज 2 mm, फ्रिंज विड्थ आपको दे रखी है 2 mm, फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेकंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज बताना आपको। सेकंड डार्क फ्रिंज के आपको सेंट्रल ब्राइट डिस्टेंस बताने। तो यहाँ देखो बीटा गिवन है, फ्रिंज भी बीटा ही होता है, ये देख रखा है। अब हम जानते हैं डिस्टेंस ऑफ सेकंड डार्क फ्रिंज, अभी देख के आए तो पीछे, ये तो मतलब न्यूमेरिकल आते करके जाना है इसको। तो क्या होता है 3 लैम्डा कैपिटल D बाई 2 स्मॉल d,
अब देखो लेमडा डी के बाई लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी को अपन बीटा बोल सकते हैं, तो बीटा की वैल्यू गिवन है 2 mm, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना 3 बन जाए, तो 3 इंटू ऐसा ही में, और ये आ गया आंसर 3 mm। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया वाई का वैल्यू। और कोई सी पूछ सकता था यहाँ पे, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आगे राइट मेलस लॉ, तो मेलस लॉ क्या होता है आपको पता है ना, जब लाइट पोलराइजर और एनालाइजर पास करेगी, तो जो एनालाइजर लाइट पास होगी, ट्रांसमिट लाइट वो क्या होती है, आई इसकी जो इंटेंसिटी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस मतलब कोस स्क्वायर थीटा होती है, जहाँ थीटा क्या होगा, इन दोनों की जो आपका पोलराइजर और एनालाइजर उसकी उनकी एक्सिस के बीच का एंगल होता है थीटा। तो ये आपका मेलस लॉ, आप उसको याद कर लेना, ठीक है, पढ़ लेना इसको। तो ये आपका मेलस लॉ आपको याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आई क्या, आई नोट क्या बताई दिया आपको। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है यहाँ पे 18 का, ड्रॉ द कर्व फॉर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट। तो क्या होता है इसके अंदर, जो सेंट्रल जो आपका होता है, मतलब सेंट्रल जो मैक्सिमा होता है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, बाकी जो मैक्सिमा उनकी इंटेंसिटी क्या डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे इसका ये आपका ग्राफ यहाँ ऐसा बनेगा, यहाँ वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी है, और यहाँ पे क्या ये थीटा है, लेमडा बाई ए, 2 लेमडा बाई ए, 3 लेमडा बाई ए, किसके लिए लिखा है मैंने, मिनिमाज के लिए, और यहाँ पे क्या हो गया मैक्सिमाज, तो ये मैंने मिनिमाज के लिए लिख दिया। तो ये हो गया आपका ग्राफ हो गया, तो ग्राफ है आपका डिफ्रेक्शन वाला। उसके बाद क्या बोला है, राइट एनी टू नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आपको इंटरफेरेंस दो कंडीशन लिखनी जो अपना अपने कर ही लिया। उसके बाद क्या बोला है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन वाईडीएस, ये अपना हो ही गया, ये अपना हो ही गया। अगला ड्रॉ कर्व फॉर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाईडीएस, तो वाईडीएस का मैंने डायग्राम इस ऊपर ही बनाया था आपको, पता ना साइड में, अभी साइड से बना के दिया था ना ऊपर, ये साइड जो बना दिया था ये वाला, वो यहाँ पे अब इसको आप ऐसे हॉरिजॉन्टली बना लीजिए, ये लो, ठीक है। ये बनेगी ब्राइट सेंटर ब्राइट, यहाँ पे फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकंड डार्क, फिर सेकंड ब्राइट, इधर भी ये फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, ये चलता आपका रहेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये एंगल लिखा है डेल्टा फाई, फेज डिफरेंस लिखा है यहाँ पे 0, 2 पाई, 4 पाई, बीच में यहाँ पाई भी कर सकते हो, यहाँ 3 पाई भी, लेकिन यहाँ भी कर लीजिए आप। तो ये हो गया आपका वाईडीएससी में या इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपका हो गया क्लियर। बाकी इसका जो जो और पार्ट है वो अपन ने ऊपर ऑलरेडी कर लिया। आगे क्वेश्चन क्या बोला है, राइट डेफिनेशन ऑफ प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो यहाँ पे ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन की आप डेफिनेशन आपका या पोलराइजेशन का पार्ट दिए, दोनों डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, पढ़ोगे इसको आप, बाकी आपका क्लास में थोड़ा समझा हुआ हो गई, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम 2017 के अंदर क्या बोला है, व्हेन लाइट एडेड, क्या बोला है यहाँ पे, लाइट एडेड टू लाइट कैन प्रोड्यूस डार्कनेस, राइट द नेम ऑफ दिस फिनोमेना। और देखा अपन ने, जब लाइट में लाइट हो तो इंटरफेरेंस क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस क्या हो रहा है, कहीं पे ब्राइट कहीं पे डार्क, इसका नाम क्या होगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। उसके बाद क्या बोला है, अगला क्वेश्चन 17 का, व्हाट इज वेव फ्रंट, हो गया अपना, वेव फ्रंट की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद एक्सप्लेन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स वेव थ्योरी, ये भी अपना हो गया। देखो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हो, तो ये बोर्ड के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, इसको आप करके ही जाना अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज पोलराइड, पोलराइड क्या होते हैं, राइट इन टू यूजेज ऑफ इट, इनके यूजेज बताने, और हाउ विल यू आइडेंटिफाई द पोलराइज लाइट, द पार्शियली पोलराइज लाइट एंड द अनपोलराइज लाइट। तो पोलराइड क्या होता है, डिवाइस जो क्या लाइट को पोलराइज करता है। यूजेज किसमें, सन ग्लासेस हो गया, विंडशील्ड ऑफ जो व्हीकल्स हो गए उनमें हो गया, ठीक है। तो ये आपके इसमें यूजेज हो गए। अब पोलराइज लाइट और अनपोलराइज लाइट क्या होता है, अगर आप पोलराइज को घुमाते हो पूरा, आपने ये आपकी एक्टिविटी भी है प्रैक्टिकल के अंदर, कि आपने लैब में देखा होगा कि अगर अपन पोलराइज को घुमाते हैं, अगर मान लो कंप्लीट साइकिल के अंदर लाइट की इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं हो, तो वो होती है अनपोलराइज लाइट। और आप पूरे चक्कर के अंदर लाइट की इंटेंसिटी आपकी वेरी करे मैक्सिमम टू मिनिमम, लेकिन जीरो नहीं हो, वैसे 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम हो जाए, तो होती है पार्शियली पोलराइज। और एक पूरे रोटेशन के अंदर लाइट 2 बार हो जाए जीरो और 2 बार हो जाए मैक्सिमम, आपकी लाइट वेरी करे 0 टू मैक्सिमम, ये होती है पोलराइज लाइट। तो ये बात यहाँ लिखी हुई, आप इसको पढ़ना, ऑन रोटेटिंग सारी बातें यहाँ पे बता रखी है, पढ़ लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं अभी पढ़ूंगा तो आप पढ़ लीजिए इसको, क्लियर। ये हो गया आपका। आगे आते हैं नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम 2016 के अंदर क्या बोला, व्हाट इज इंटरफेरेंस। तो आपको इंटरफेरेंस की डेफिनेशन यहाँ पे लिख के आनी है, ये नीचे लिखी हुई है,
दोनों की अगर दो वेव है सेम डायरेक्शन चल रही है, मिल रही है, तो उनके सुपरपोजिशन से क्या होगा, कहीं पे इंटेंसिटी लाइट की ज्यादा, कहीं पे क्या होती है कम होती है, तो वो यहाँ पे इंटरफेरेंस हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, ड्राइव द कंडीशंस टू ऑब्टेन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी यहाँ ये डेरिवेशन एक तरह से थोड़ा सा यहाँ पे बुक में अच्छी तरह से दिया भी नहीं होता है, लेकिन इसको मैं आपको यहाँ से अच्छी तरह से क्लियर करवा दूंगा। तो आगे बात कर रही है इंटरफेरेंस डिफरेंस, आप लिख लोगे। उसके बाद क्या बोला इसमें इक्वेशन हो रहा है आगे, इफ ए व्हाइट लाइट, क्या बोला है, इफ ए व्हाइट लाइट source is used in place of monochromatic source of light in YDAC, then what will be the effect on interference fringe। यानी अगर वैसे देखो YDAC क्या करते हैं, मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर यूज करते हैं, एक कलर की लाइट यूज करते हैं, अगर उसकी जगह व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो क्या होने वाला, ये भी अपने को बता रहे हैं। चलो बता रहे हैं। तो डेफिनेशन होगी, उसके बाद डेफिनेशन के बाद मैथमेटिकल कंडीशंस, यानी मैथमेटिकल कंडीशन मतलब फेज डिफरेंस क्या होगा, पार्ट डिफरेंस क्या होगा, ये आपको बताना है। कंस्ट्रक्टिव में और डिस्ट्रक्टिव के अंदर इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपन मान लेते हैं कि मान लो दो कोहेरेंट सोर्स है, उनसे जो वेव्स आ रही है लाइट वेव, उनकी इक्वेशन ये ऐसा है ना, y इक्वल टू a1 sin ओमेगा टी और a2 sin ओमेगा टी प्लस 5, लिखना लिखा पढ़ लेना। जहां पे a1 a2 क्या हो जाए, दोनों के एम्पलीट्यूड ओमेगा फ्रीक्वेंसी होगी, तो दोनों की सेम होनी चाहिए, और फाई हो रहा है इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस हो गया। अब जब दोनों मिलेगी भाई, इंटेंसिटी क्या लाइट वेव मिलेगी, तो कहीं पे इंटेंसिटी ज्यादा हो, कहीं पे इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो दोनों को आप क्या कर लो, ऐड कर लो। तो क्या होगा यहाँ से, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू a1 साइन ओमेगा टी, आपको अजूम सिंपलेस्ट अजूम करके चलनी है, और ये a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे ये आ गया साइन ए ओमेगा टी प्लस 5, तो ये एक तरह से फॉर्मूला बन गया किसका, आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। 10 ने फिजिक्स में बेसिक में से पढ़ा होगा, क्या होता है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ए की जगह ओमेगा टी और बी की जगह यहाँ पे क्या है 5, तो इसको अपने इस वाले फॉर्मूले से ओपन किया तो ये मिला। ठीक है, ए की जगह में साइन ओमेगा टी कोस 5 प्लस कोस ओमेगा टी साइन 5। चलिए आगे आते हैं, फिर क्या किया, ए2 को अंदर भेज दिया। उसके बाद ए2 को अंदर भेजने के बाद जो देखो यहाँ से और यहाँ साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया अपन ने, तो यहाँ बचा a1 प्लस a2 कोस 5 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन 5 कोस ओमेगा टी। अब यहाँ क्या करना है, इसको इसको ऐसे याद कर रखना है, इस इक्वेशन को आपको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना है, जैसे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, इस टाइप के। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके लिए अज्यूम करना, आपको ये मानना, ये a1 प्लस a2 कोस 5 को मान लीजिए कैपिटल A, और यहाँ कोस, तो इसको कोस ही मान लो। और इधर किसको मानना है, जिसमें जो टर्म टाइम से इंडिपेंडेंट है, जिसमें टी की टर्म्स नहीं है, तो यहाँ a2 साइन 5 को क्या मान लीजिए आप, कैपिटल A साइन थीटा मान लीजिए। तो जिसमें साइन आ रहा है वह साइन, जिसमें कोस आ रहा है उसको कोस से जूम करना है आपको। बस अब क्या करना है, ये आप वापस देखो, इसकी जगह आप ये लिखो a cos थीटा, और इसकी जगह क्या लिखा आपने a sin थीटा, तो आपको ये a यहाँ से कॉमन आके ये वापस देखो कोस, मतलब साइन कोस इंटू साइन प्लस साइन इंटू कोस, तो ये फिर से क्या बन गया, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। इसको शॉर्ट में लिखा, a को ओमेगा टी और b को थीटा जूम कर ले, तो ये आपका आ गया रिजल्टेंट वेव, उसकी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे ये कैपिटल ये कैपिटल है एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। इसकी वैल्यू निकालने क्या करोगे आप, इक्वेशन फर्स्ट और दो का स्क्वायर करके ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए, आपको एक की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये काम आपने यहाँ किया, लिखा है यहाँ पे, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लेफ्ट राइट कर लिया, इधर वाले को इधर 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 दिया। तो यहाँ से जब सोल्व करोगे तो ये स्क्वायर कर ऐड किया और कुछ नहीं किया, स्क्वायरिंग कर लोगे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, बाकी थोड़ा इसको रिअरेंज करोगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी, और यहाँ पे मैंने a स्क्वायर कॉमन लेके अंदर क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने 1 कर दी। तो यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद क्या मिल गया आपको, a की वैल्यू मिल गई। तो ये आ गया एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। अब इंटेंसिटी भी चाहिए, तो इंटेंसिटी याद कर लीजिए होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो आई इक्वल टू के ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आई इक्वल टू के, जहां तो के इज द सम कांस्टेंट, तो ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, आई बाई के लिख सकते हैं। जहां ए स्क्वायर है वहां अपन क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आई बाई के लिखेंगे, और जहां सिंगल ए आ रहा है वहां अपन क्या लिखेंगे, रूट आई बाई के। तो देखो इसी के अंदर मैंने लिखा है, यहाँ पे इसके अंदर क्या लिखा मैंने, जो आपका आ रहा है यहाँ पे एक ही जगह तो लिख दिया, एक ही जगह क्या लिखा, आई बाई के, ए स्क्वायर जगह ए वन स्क्वायर जगह लिखा, किसमें लिख रहा हूं मैं, इसमें इस वाले में, इस वाले इक्वेशन के अंदर ए स्क्वायर जगह लिखा आई बाई के, ए वन स्क्वायर जगह आई वन बाई के,
a2 स्क्वायर की जगह i2/k, सिंगल a1 की जगह 2 रूट i1/k, a2 की जगह रूट i2/k और cos। इसको जब आप सोल्व करोगे तो k यहाँ रूट के k, तो k तो कॉमन है, कैंसिल आउट। तो यहाँ रूट i1 रूट i2 को मैंने सिंगल एक साथ लिख दिया, रूट i1 i2, यानी रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होगा, I इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos फाइव। क्लियर। अब अपन आगे बात करने वाले हैं कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, इंटेंसिटी क्या रहेगी, पार्ट डिफरेंस क्या रहेगा, फेज डिफरेंस क्या रहेगा। तो आगे देखते हैं। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए और एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। और इनको ये मैक्सिमम तभी हो जब इनका कोस फाई की वैल्यू हो मैक्सिमम, ये याद रखना। और कोस की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 होती है, कहाँ का होती है, 0 पे। 0 और कोस एक पीरियोडिक फंक्शन है, 0 पे इसकी वैल्यू 1 नहीं होती है, आगे 2 पाई पे भी, 4 पाई पे भी, 6 पाई, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई जब भी आपको मिलेगा वहां कोस की वैल्यू 1 होने वाली है। यानी कोस 0 की वैल्यू 1 है, कोस 2 पाई की वैल्यू 1 है, कोस 4 पाई की, कोस 6 पाई, कोस 8 पाई, कोस 10 पाई, कोस 12 पाई, कोस 14 पाई, सभी कोस जितने भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई है कोस के, उन सबकी वैल्यू क्या रहेगी, +1 ही रहने वाली है। तो ये बात बस आपको इतना बात ध्यान लिखना है कि मैक्सिमम तो कोस को 1 कर दो, कहाँ का रहेगा, फाई की वैल्यू आ जाए। तो यह क्या मिला आपको, ये मिल गया आपको फेज डिफरेंस, क्या मिला, 2n पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, याद कर लो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस क्या होता है, 2n पाई, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई, वेर n क्या होगा, 0 1 2 3 आपका रहने वाला है। तो अब ये तो आ गया फेज डिफरेंस। पाथ क्या होगा, ये पार्ट डिफरेंस। तो यहां से आओ, पार्ट डिफरेंस क्या मिल जाएगा, देखो 0 लेमडा, भाई आप पुट कर देखो, 0 पे 0 मिल जाएगा, 2 पाई पे 2 लेमडा, तो ये n लेमडा। तो ये आ गया पार्ट डिफरेंस। अब चाहिए आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम के लिए क्या करो, cos फाई की वैल्यू 1 लिख दी, तो ये आपका मिलेगा। इसको सोल्व करते a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये a1 प्लस a2 ये होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या करोगे, जो फॉर्मूला था वहां cos फाई की वैल्यू 1 कर दिया यहाँ पे, तो इसको सोल्व करो तो ये आएगा i1 प्लस i2, देखो ये इसको लिखा जा सकता है रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। देखो इसको वापस ओपन करो तो आपको ये मिल जाएगा, ये आती है मैक्सिमम इंटेंसिटी। क्या आती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब रही बात डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मिनिमम करना है, और वो मिनिमम तभी होंगे जब कोस की वैल्यू मिनिमम हो, और कोस की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। कहाँ होती है, फर्स्ट आंसर आपको मिलेगा पाई पे, कोस पाई की वैल्यू होती है -1, उसके बाद और मल्टीपल ऑफ पाई, जैसे पाई 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, 13 पाई, 15 पाई, 17 पाई, इन सब पाई पे कोस की वैल्यू क्या रहेगी, -1, मीन्स और मल्टीपल ऑफ पाई। कोस पाई की वैल्यू कितनी है, -1, कोस 3 पाई की वैल्यू कितनी है, -1, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये फाई मिला, और फाई क्या होता है, डेल्टा फाई, यानी फेज डिफरेंस। तो यहां से आपको जो फेज डिफरेंस मिलने वाला है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, वो क्या मिलेगा, मैंने अलग से नहीं लिखा, क्या मिलेगा, डेल्टा फाई आपको यहां से मिलने वाला है, लिख दिया ना, फेज देख लीजिए। डेल्टा फाई क्या मिला, 2n-1 इंटू पाई, वेर n इज टू 1 to 3। बोलो क्लियर। अब आ रहा है पार्ट डिफरेंस, तो ये फॉर्मूला स्टार्टिंग में यहीं से किया था, ये फॉर्मूला है। यहां से क्या मिलेगा, पार्ट डिफरेंस। देखो पार्ट डिफरेंस क्या होगा, वो n लेमडा था, और ये मिलेगा आपका λ/2, 3 λ/2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। ये पार्ट डिफरेंस 2n-1, जहां n शुरू करना है 1 से। उसके बाद मिनिमम एम्पलीट्यूड चाहिए, तो cos फाई की वैल्यू -1 पुट करना, ये बन गया स्क्वायर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, तो स्क्वायर रूट के अंदर a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, तो यहां से स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो a1 माइनस a2 ये हो गया मिनिमम एम्पलीट्यूड। अब मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए, तो cos फाई की वैल्यू -1 पुट कर, तो ये आएगी i मिनिमम रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। उसके बाद वो पूछ रहा था कि अगर व्हाइट लाइट यूज करें तो क्या होगा, तो सेंट्रल जो फ्रिंज है वो आपकी व्हाइट ही बनेगी, और उसके सबसे पास आएगी वॉयलेट फ्रिंज, और सबसे दूर जाएगी आपकी रेड वाली फ्रिंज जाएगी। तो ये आपको क्लोजेस्ट आइदर साइड ऑफ सेंट्रल इज वॉयलेट, और सबसे बाद फर्स्ट रेड, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, आपको व्हाइट लाइट यूज करे तो क्या होगा। आगे आते हैं 2015 के अंदर, क्या बोला है, डिफाइन डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, हो गया अपना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, डिफाइन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, हो गया। डू ए डायग्राम ऑफ IDSC टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न, ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, हो गया ये भी अपना। आगे आते हैं 2014 के अंदर, क्या बोला है, राइट द डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट, होगी वेव फ्रंट की डेफिनेशन।
कर लिया ओपन। आगे न्यूमेरिकल है जो अपने फॉर्मूला पढ़ा था उसको देखिए। इन वाईडीएससी, वाईडीएससी यहाँ बुक में पूरा लिखा हुआ था, पेपर के अंदर मैंने शॉर्ट लिखा है वाईडीएससी मींस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या बोला है? द स्लॉट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 mm, यानी आपको स्मॉल डी गिवन है। द स्क्रीन इज प्लेस 1.4 मीटर, यानी स्क्रीन यानी कैपिटल डी कितना गिवन है? 1.4 मीटर। ठीक है। If the distance between the central bright and the fourth bright fringe is 1.2 cm, y की वैल्यू आपको दे दी है। Determine the wavelength, determine the wavelength of light used in the experiment, यानी आपको wavelength बतानी है। तो देखिए यहाँ पे distance between slot स्मॉल डी गिवन है, यानी ये distance between slots या slits हो गया, कैपिटल डी गिवन है और y आपको गिवन है, सब कुछ गिवन है। ठीक है। जो छोटा डिस्टेंस वो स्मॉल डी होता है, वैसे लेमडा निकालना है। तो देखो यहाँ पे स्मॉल डी गिवन है, कैपिटल डी गिवन है और y किसके लिए दे रखा है? फोर्थ ब्राइट के लिए। n की वैल्यू क्या दे दी आपको? फोर्थ ब्राइट। तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस या पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज क्या होता है? y फॉर nth ब्राइट क्या होता है? n लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब सब कुछ आपको दे रखा है, सिर्फ क्या पूछ रहा है? ऐसे लेमडा आपसे पूछ रहा है, तो बस रख दो, सोल्व कर लो। रखा है यहाँ पे, सोल्व कर लो। सारी वैल्यूज पुट कर ली, लेकिन सभी वैल्यूज पुट किस में करनी है? एसआई के लिए, मिलीमीटर सेंटीमीटर सबको इसमें लेके आना है, मीटर के अंदर लेके आना है। ध्यान रखना, यूनिट्स की गलती नहीं करनी है, कन्वर्जन में कोई गलती नहीं करनी है। तो आप जब सोल्व करोगे तो आपको ये तो आप करना पड़ेगा, तब तो आप है ना कर लोगे। तो कितना रहा? 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ये इसका लिखो, देखो 1000 से आप करोगे मल्टीप्लाई तो 6000 इंटू 1000 से करोगे डिवाइड 10⁻⁻ का 10 बन जाएगा, और 10⁻⁻ को एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हो। तो ये आ गया 6000 एंगस्ट्रॉम। और ये लाइट की होगी, क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो कहां से मोटा मोटा कहां से होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, चलता है इतना। तो अब मोटा मोटा इसको आप ये याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? ड्रॉ ए ग्राफ टू शो द रिलेटिव इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन पैटर्न, यानी वो ग्राफ हमने अभी किया था ना बीच में, वो ये वाला ग्राफ आपसे पूछना चाह रहा था। हो गया तो फिर आगे बोला है, अच्छा क्वेश्चन बोल दिया यहाँ पे, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंटर या सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है। इफ द स्लिट विड्थ इज डबल देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो क्या होगा यहाँ पे? ये तो हो गया आपका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बना दिया। उसके बाद अपन ने पढ़ रखा है डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट का जो डेरिवेशन, वो देखो मैंने वो बनाई यहाँ पे। ये आपका हो गया साइज ऑफ एपरेचर, यह क्या बना? सेंट्रल मैक्सिमा। और यहाँ पे एक मिनट ये क्या बनता है आपका? फर्स्ट मिनिमा, और ये फर्स्ट मिनिमा। तो जो इनके बीच का डिस्टेंस ये होगा आपका सेंट्रल मैक्सिमा डिस्टेंस। अब ये होती है लीनियर विड्थ, और ये जो है ना ये वाली होगी एंगुलर विड्थ। ठीक है। तो अपने पता है, अपन जानते हैं पोजीशन ऑफ मिनिमाज क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा बाई ए, पढ़ रखा है अपन ने। ठीक है। तो ये जिस आप निकाल, ये फर्स्ट मिनिमा, तो फर्स्ट मिनिमा थीटा क्या बन जाएगा? लेमडा बाई ए बन जाएगा। तो ये अगर ये लेमडा बाई ए, तो एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगी? 2 थीटा। तो यहां से आएगी 2 लेमडा बाई ए। तो ये आ गई एंगुलर विड्थ। लीनियर चाहिए तो लीनियर हो जाएगी। तो इसको क्या करना है आपको? इसको आप सिंपल ये आर्क मान लो और ये एंगल मान लो। तो क्या होता है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क हो जाएगा एंगल इंटू रेडियस। तो एंगल तो 2 लेमडा बाई ए हो गया 2 थीटा। इसको आप डी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लीनियर विड्थ बीटा नोट, ये तो लीनियर है तो लीनियर मिल जाएगी। मतलब जो एंगुलर को अगर आप इस कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको लीनियर विड्थ इसकी मिल जाएगी। बस अब यहाँ लिखा ये ए स्लिट विड्थ हो गई, डिस्टेंस हो गया। तो आप आ जाइए इधर पढ़ना, आपको इसको यहाँ पढ़ लेना, बता दिया यहाँ पे फॉर्मूला बता ही दिया आपको। ये 2 थीटा निकालना है। क्या निकालना है? 2 थीटा एंगुलर वाला है और ये लीनियर वाला है। तो ये निकाल लो यहाँ पे थीटा लेमडा बाई ए, इसका डबल करोगे ये क्या हो गया आपका? हाफ एंगुलर विड्थ, डबल क्या हो जाएगी? तो 2 थीटा। ये आ गया। लीनियर के लिए क्या करोगे? सिंपल सा क्या लगाओगे यहाँ पे? आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू थीटा इंटू रेडियस कर लेना। तो एंगल 2 थीटा, रेडियस आ गया, तो ये लीनियर मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा था, अगर फ्रिंज स्लिट को क्या कर रहा है? स्लिट विड्थ को क्या कर रहा है? हाफ क्या कर रहा है? एक बार और क्या बोल रहा है? इफ स्लिट विड्थ डबल, स्लिट विड्थ को डबल कर रहा है, यानी इसको चौड़ा कर रहा है। क्या कर रहा है? स्लिट विड्थ को डबल कर रहा है, यानी ए को 2a करेगा
तो क्या हो, तो सेंट्रल जो मैक्सिमम होगा भाई इसको डबल तो ये हाफ हो जाएगा, और क्या होगा भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इफ स्लिट विड्थ इज डबल देन विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम बिकम्स हाफ, आधी हो जाएगी। क्लियर? आगे देखिए, क्लियर है तो कर सकते हो आराम से। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न ड्रॉ ए रे डायग्राम ऑफ वाई डेसी, हो गया अपना। ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट इंटरफेरेंस फ्रिंज, ये भी हो गया। बीटा लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन अपना हो गया। आगे क्या आते हैं, इफ फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट फ्रिंज 2 mm, राइट द फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क फ्रिंजेस, दोनों इक्वल होती है, तो डार्क जो ब्राइट की वो डार्क की, तो 2 mm इसका आंसर रहेगा। ठीक है, वेदर द सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न इज ब्राइट और डार्क, तो क्या होता है, जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसका सेंटर पॉइंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये S1 और ये S2, सेंटर पॉइंट ये होगा। तो बच्चों जो यहाँ से वेव चल रही है और यहाँ से वेव चल, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है भाई, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है, पाथ डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस भी क्या रहेगा, 0। फेज डिफरेंस 0 मतलब दोनों सेम फेज में मिल रही है, और सेम फेज में मिल रही है तो वहां पे इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, और इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ब्राइट फ्रिंज बने तो इसका ये क्या बनता है हमेशा, ब्राइट सेंट बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट, तो ब्राइट रहेगा हमेशा, क्या रहेगा, ब्राइट ही रहेगा। तो ये अपन ने कर ही लिया, विड्थ बता ही दिया आपको, और ये आपका आंसर मैंने यहाँ दे ही दिया कि ये ब्राइट ही रहेगा। ठीक है, तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और पीडीएफ आपको चाहिए इन सभी चैप्टर्स की, तो आपको पर पीडीएफ 11 रुपए फोन पे करने पड़ेंगे। मेरा फोन पे नंबर है 8058726548। ठीक है, इस पे 11 रुपए आपको फोन पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो और कोई आपकी डाउट तो आप आराम से मेरे से पूछ सकते हो। और जैसे आप कुछ क्वेश्चन जैसे फ्रिंज विड्थ वाला कि आपने क्यों करवाया, तो सिलेबस में है ही नहीं, तो कोई बड़ा टॉपिक नहीं था, मैंने बीटा इज लैम्डा कैपिटल डी बाई डी आपको करवा दिया। आपने देखा मैक्सिमम क्वेश्चन आप फ्रिंज विड्थ से आए हुए हैं, मैंने क्लियर करके बताया, ऐसे नहीं पढ़ा कि है कि नहीं, कंफ्यूज नहीं किया, आपको बता दिया। छोटा सा टॉपिक था, बीटा इज लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। आगे आपके नीट के सिलेबस में, जेई मेंस के सिलेबस में है फ्रिंज विड्थ वगैरह, देखना एक बार सिलेबस आप। ठीक है, तो ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।